हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैंने इस चैप्टर का पहला वीडियो बना दिया था और मैंने बताया था कि जो परमाणु संरचना चैप्टर है ये बड़ा चैप्टर है, तो इसका 2 वीडियोज आएगा। तो आज इसका दूसरा वीडियो आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस पहले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बहुत ही अच्छे रदरफोर्ड के बारे में और थॉमसन के बारे में और जे थॉमसन के बारे में, इन सभी के बारे में, डाल्टन के बारे में बता दिया था। लेकिन अब चैप्टर का कुछ और, इसमें कुछ और टॉपिक थे, उस टॉपिक को आज क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो मैं कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया था, आपको परमाणु के बारे में बताया था, उसके बाद थॉमसन के बारे में बताया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल इसके बारे में बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत बताया था। उसके बाद आपका आता है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, मैंने बता दिया। ठीक है, पूरा ऑलरेडी पूरा मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया था उस वीडियो में। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने नोट पॉइंट भी बता दिया था कि नोट पॉइंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इस नोट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, और उसके बाद वेदन क्षमता वाला आपका इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अस्थायी कण और अस्थायी कण। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब आता है आपका कक्ष। ठीक है, ऑर्बिट या सेल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि आज यही टॉपिक आपका मेन है। ठीक है, तो क्या है कक्ष? कक्ष मतलब ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। मैं आपको सूर्य का पूरा चित्रण करता हूं। यहां पर देखो, ये मान लो सूर्य है और सूर्य के ऑर्बिट में घूम रहा है आपका पृथ्वी। क्या है? सूर्य के ऑर्बिट में आपका पृथ्वी घूम रहा है। ये मान लो पृथ्वी घूम रहा है, किस प्रकार? ऐसे मान लो घूम रहा है, ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब एक कक्ष में घूम रहा है, एक निश्चित दूरी पर घूम रहा है, एक ऑर्बिट के कक्ष में घूम रहा है, मतलब एक निश्चित दूरी पर घूम रहा है। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार क्या होता है, वही कक्ष होता है। ठीक, किसी के अराउंड, मान लीजिए आप किसी एक के अराउंड घूमते हैं, जैसे घूमते नहीं कि बचपन में खेल खेलते हैं या किसी चीज को पकड़कर घूमते हैं, या कोई पाइप रहता है तो उसे पकड़कर घूमते हैं ना, तो आप किसी एक कक्ष या किसी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो समझ में आया? अब देखो, ऑर्बिट को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां पर देखो क्या है ऑर्बिट। आपका ऑर्बिट परमाणु में भी होता है। परमाणु में कैसे ऑर्बिट होता है? मान लो पहले आपका क्या हो गया, नाभिक हो गया, ये आपका नाभिक हो गया, और नाभिक के बाद आपका आता है पहला कक्ष। क्या आता है? मान लो ये पहला कक्ष हो गया, उसके बाद आपका आएगा दूसरा कक्ष, ये दूसरा कक्ष हो गया, ऐसे आपका आएगा तीसरा कक्ष। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपका बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका आएगा चौथा कक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपका चौथा कक्ष आ जाएगा। फिर मान लो ऐसे आपका बहुत सारे कक्ष बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे मान लो आपका पांचवा कक्ष आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये सब आपके ऑर्बिट बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? ऑर्बिट बनते हुए चले जाएंगे। बट मैं आपको समझाने वाला हूं ऑर्बिट आपके परमाणु में कैसे होते हैं। ठीक है, यहां पर समझो ऑर्बिट कैसे होते हैं। देखो क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्ष कहते हैं। मैंने बताया ना, वृत्ताकार पथ को क्या कहेंगे? कक्ष कहेंगे या सेल कहते हैं। ठीक है, और कक्षकों की संख्या कितनी होती है हमारे परमाणु में? कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, जिनका नाम क्या क्या होता है आइए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। इसी 7 कक्ष में खत्म ही हो जाता है पूरा आपका जो परमाणु का वो है ना, परमाणु जितने परमाणु है, तत्व जितने हैं, ये खत्म हो जाते हैं। किसमें? पहले कक्ष का नाम के, दूसरे का एल एम, देखो क्या है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये कक्ष को द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इसका नाम क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है कक्ष के द्वारा। ठीक है, इसका नाम है। ठीक, अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि नाभिक के सबसे नजदीक वाला कक्ष
के कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे नजदीक वाला कक्ष के, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। के कक्ष में कितने, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, समझ में आया? अब मैंने आपको यहां पर कक्ष के बारे में बताया था, तो देखो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां पर आपको दे दिया गया है 2, ठीक है, फिर दे दिया गया है 8, 18, 32 और 50। क्या हो जाएगा? 50। तो ये सारी चीजें आपको दे दिया गया, इसी में आपका खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, इन्हीं 5 में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपका जो तत्व का सारणी है ना, पूरा का पूरा तत्व की सारणी खत्म हो जाती है। अब देखो, आपको मैंने बताया कि सबसे नजदीक वाला के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। ये आपका इधर का इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं ये आप लोग लर्न कर लीजिए। ये आप बाउ का नियम तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। आप बाउ का नियम, पीएस पीएस, क्या कहते हैं, एस एस, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस, ये सारी चीजें तो आपने आप बाउ का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बाउ का नियम मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपके आप बाउ का नियम नहीं है, बट आपको समझा देता हूं कि आप बाउ के नियम पर ही लागू होता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर देख लो, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा? ये बताओ, सबसे ज्यादा ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा किसमें लगेगा? ठीक है, ऊर्जा का क्रम, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें लगेगा? ठीक है, बताओ, सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर किसी के इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो ये बताओ, मान लो आपको क्या करना है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपका ऑर्बिट हो गया, पहले कक्ष हो गया, फिर ये मान लो दूसरा कक्ष हो गया, ठीक है, फिर ये मान लो तीसरा कक्ष हो गया, ठीक, ये तीसरा कक्ष हो गया। तो बताओ, पहले में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कम ऊर्जा किसका होगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में कम होगा? बताओ, किस में? अगर उसके इलेक्ट्रॉन को हटाना है, उसके इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो सबसे ज्यादा कम ऊर्जा किस में लगेगा? तो बताओ, जो पॉजिटिव साइन के पास में जो है, मतलब जो पॉजिटिव साइन के पास में माइनस साइन होगा, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा ना, उसमें क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा लगेगा, ठीक है, ऊर्जा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जो दूर होगा उसे हटाने के लिए ऊर्जा कम लगेगा, ठीक है। बट यहां पर आपको क्या दिया गया है? यहां पर आपको बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको घटते हुए क्रम में दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? ये चीजें मैंने आपको समझाया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है चौथा नियम। चौथे नियम किसने दिया था? जैसे आपने 3 नियम पढ़ा, पहले जे थॉमसन पढ़ा, फिर आपको रदरफोर्ड के बारे में भी पढ़े, सबके बारे में पढ़ लिया, बस चौथा आपको यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन्होंने उसका सूत्र बताया था, ठीक है। किन्होंने? बोरबरी ने, ठीक है, बोरबरी ने मॉडल जो था, इन्होंने बताया कि एक कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कक्षों की संख्या बढ़ाओगे तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इन्होंने बताया था। क्या कहा था? इनके अनुसार प्रत्येक कक्ष के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर लिया जाता है? 2n⁻²। अब देखो, पहला कक्ष रहेगा तो n का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहले कक्ष में n का मान 1, तो आप लोग यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाया गया है, पहले कक्ष में n का मान 1 ले लेंगे तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कक्ष मतलब 2, n का मान 2 लेंगे तो 8, n का मान 3 लेंगे तो 18, n का मान 4 लेंगे तो 32, n का मान 5 लेंगे तो 50, और n का मान अगर 6 लेंगे तो 72, ठीक है। ऐसे आपको बढ़ना है। तो सूत्र क्या है? 2n⁻² क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, 2n⁻², ये आपका सूत्र है, ठीक है। अब यहां पर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्ष में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो, ठीक है, क्या कह रहा है? चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा
में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो आपने आपके रदरफोर्ड ने ही बता दिया क्यों नहीं परिवर्तन होता। ठीक है, क्यों नहीं परिवर्तन होता ये रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें समझ में आया। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाले कक्ष से दूर वाले कक्ष में जाना चाहता है तो उसको ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब अपने से नजदीक वाले कक्ष में क्या करना पड़ता है, दूर वाले कक्ष में जाने के लिए उसे ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रहण लेना पड़ेगा। अपने नजदीक से जो नजदीक वाला कक्ष है उससे दूर कक्ष में। जैसे अब मैं आपको समझा दूं, यहां पर देख लो, यहां पर चित्र के अनुसार जैसे देखो के वाला कक्ष है। ठीक है, के वाले कक्ष को अपने नजदीक से दूर जाने पर, मतलब एल में जाने पर या एम में जाने पर या एन में जाने पर या ओ में जाने पर इसमें क्या होगा, ऊर्जा को लेना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ये ऊर्जा लेगा। ठीक, अब देखो कौन सा पॉइंट अब आता है, दूसरा पॉइंट आता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाले कक्ष से नजदीक वाले कक्ष में आना चाहता है तो ऊर्जा को त्यागना होगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो मान लो आपको कहां से जाना है, ओ से आपको के में जाना है। क्या जाना है? ओ से के में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को त्याग देना पड़ेगा। जितनी ऊर्जाएं होगी त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, वो किसके रूप में हो सकता है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो सकता है या किसी कार्य के रूप में हो सकता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें आप लोगों को करना ही करना है। ठीक, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब आता है आपका अगला पॉइंट, उपकक्ष। पहले कक्ष होता है, अब उपकक्ष क्या होता है? उपकक्ष क्या होता है? उपकक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4 से अधिक नहीं होता। देखो प्रत्येक कक्ष में कई उपकक्ष भी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्ष में कितने, कई उपकक्ष होते हैं जिन्हें हम एस पी डी एफ आदि अक्षरों द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, के कक्ष में एस आएगा। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, 2 से अधिक नहीं हो सकते। एक्स वाले जो एस है, एस के उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल में एस भी आया है और पी आया है, तो पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 6। ठीक है, फिर उसके बाद एम में 18 होता है जिसमें एस पी डी एफ दोनों आएगा। ठीक है, तो जो डी है, डी वाले में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और फिर एन आया है 32, इसमें सारे आ जाते हैं। तो एफ वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखो कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, अब इसे समझना जरूरी है। देखो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है या संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, कक्षक कहलाते हैं। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम व्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। समझो? ठीक है, प्रत्येक कक्ष या उपकक्ष में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। कक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, निश्चित होती है, जो प्रत्येक कक्ष और उपकक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखो कक्षकों की संख्या कैसे होगा, कक्षकों की संख्या यहां पर देखो क्या होता है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 का आधा करोगे तो कितना होगा, 2 का आधा करोगे तो 1। ठीक है, तो 1 आपका कक्षक है। क्या है, कक्षक है। पहले देखो उपकक्ष कितना था, 2, लेकिन
कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, एक, आधी हो गई। मान लो उपकक्ष कितना है, 6, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, आधी हो गई, 3। ठीक है। डी में 14 है, तो 14 का क्या हो जाए, मतलब डी में क्या है, 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 5, आधा हो गया। एफ में 14 है, तो 14 का क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको टेस्ट भी फ्री में दिया जाता है। ठीक है, हमारे ऐप पर टेस्ट भी फ्री में दिया जाता है, पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है, और कुछ वीडियोस भी फ्री में दिया गया है। लेकिन सभी वीडियोस फ्री में नहीं दे सकते, तो वहां पर जाकर आप लोग कोर्स भी खरीद सकते हो, और सभी टेस्ट मैं फ्री में नहीं दे सकता, इसलिए आप लोग जाकर टेस्ट भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा फायदा आपका है कि आप कोर्स को खरीदो। ठीक है, कोर्स को खरीदोगे तो आपको कोर्स में टेस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, क्या है, जो आप टेस्ट खरीदना चाहोगे अलग से, वो कोर्स खरीदो, कोर्स में आपको टेस्ट भी इंक्लूड है, वही टेस्ट आपको कोर्स में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी समय है, जाकर आप लोग कोर्स खरीद सकते हो, अपनी जिंदगी बना सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी टॉप कॉलेज से पढ़ा हूं, यूपी के सबसे टॉप कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। ठीक है, तो मेरा रैंक 18 आया था। ठीक है, आल यूपी में मेरा रैंक 18 था। ठीक है, तो आप भी अच्छे रैंक लेकर आओ। मेरा 18 था, तो आप 1 रैंक लेकर आओ, 2 रैंक लेकर आओ, तभी तो मर्दई है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्वांटम संख्या वह संख्या जो किसी के अंतर्गत सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, या सेल या सब सेल का आकार, या सेल या सब सेल की स्थिति, या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। कितनी चीजें देखो, पहला नंबर के अंतर्गत सेल, ठीक है, सेल, ठीक, उसके बाद सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल की स्थिति, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की। पहली क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। द्वितीय को द्विगुणसी क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन सभी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले आता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या एवं उसके आकार को बताती है। ठीक है, सेल की संख्या एवं उसके आकार को। जैसे आपने देखा, मान लो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है, ऑर्बिटल है, क्या है, कक्षक है। तो पहले कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, ये क्या बताएगा, पहला नंबर तो इसमें बताएगा कि सेल की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये तो बताएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, कितने कक्ष होंगे। ठीक है, इस एटम में, और इसका आकार कितना बड़ा होगा। अब ये बताओ, मान लो कोई तत्व है जो कि एक ही ऑर्बिटल में खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक ही ऑर्बिटल में खत्म हो गया, तो ये बताओ ये छोटा तत्व होगा। ठीक है, अब कोई तत्व है, यहां पर मान लो कोई तत्व है जो कि 2-3 ऑर्बिटल में खत्म होता है। जैसे एक ऑर्बिटल हो गया और मान लो दूसरा ऑर्बिटल हो गया ये। ठीक है, अब ये बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला ऑर्बिटल बड़ा है और ये वाला ऑर्बिटल छोटा है। और समझो आकार बताएगा ना, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगा, परमाणु का आकार भी बताएगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी तो यहां पर 2 ऑर्बिटल है, अब यहां पर कोई तीसरा ऑर्बिटल आ जाए। ठीक है, कोई तीसरा ऑर्बिटल भी आ जाए, जैसे देखो यहां पर पहला ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरा ऑर्बिटल, उसके बाद यहां पर क्या आ जाए, तीसरा ऑर्बिटल आ जाए। ठीक है, अब बताओ कौन सा आकार बड़ा है, किसका आकार बड़ा है, सबसे छोटा ये है
उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा बड़ा ये है, ठीक है। तो आकार को भी वो बताता है, ठीक है। जो मुख्य क्वांटम होता है वो आकार को भी बताता है, ठीक। यहां पर मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से। अब देखो क्या होता है, उसका नंबरिंग क्या होता है, डिनोट किससे किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। इसके लिए 1 2 3 डायरेक्ट हम एक प्राकृतिक संख्या ही यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या ही यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी शून्य नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे नोट पॉइंट, जो मुख्य क्वांटम की संख्या होती है कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा हाइड्रोजन देखे हो ना, हाइड्रोजन में पहला कक्ष होता जरूर है, क्योंकि किसी ना किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा तो उसमें एक कक्षक जरूर होगा, एक मुख्य क्वांटम संख्या जरूर होगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, ये क्या होती है, ये n का माइनस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। ये n में अगर एक माइनस कर दो, इसका सूत्र होता है L बराबर, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर क्या होता है, n-1। क्या होता है, L बराबर n-1 होता है। देखो वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या या उसके आकार बताती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, n में से एक को माइनस कर दो तो L हो सकता है, और ये शून्य हो सकता है। L का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, शून्य हो सकता है। उसके बाद आता है तीसरा क्या आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, यहां पर समझो, चुंबकीय क्वांटम संख्या वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल की स्थिति बताता है, उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे m से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, समझो ये क्या होता है, m होता है L माइनस से लेकर, ठीक है, से लेकर L प्लस तक। क्या होता है, प्लस L तक। मतलब अगर L का मान 1 है, क्या है, L का मान 1 है, तो M का मान क्या क्या हो सकता है, -1 0 +1, ठीक है। अगर L का मान L बराबर 2 है तो M का मान क्या हो सकता है, M का मान -2 क्या होगा, -2 -1 0 और +1 और 2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m का मान, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। समझ में आया। L माइनस से L प्लस तक क्या होगा, L माइनस से L प्लस तक, ठीक है, समझ में आया। अब आता है सबसे लास्ट आता है कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है, स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या क्या होता है, आइए समझाता हूं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो वैसे क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष या उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की चक्रण बताते हैं। क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताते हैं, उससे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रण बताते हैं। जैसे यहां पर देखो एक बॉक्स है जिसमें एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ठीक है, एक इस तरफ का तीर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, तीर लगा हुआ है। तो यहां पर आपका क्या बताएगा, यहां पर जो ऊपर की तरफ रहेगा, जो ऊपर की तरफ तीर रहेगा, उसका मान क्या होगा, s बराबर प्लस में 1/2, और जो नीचे की ओर रहेगा उसका क्या होगा, माइनस में होगा। बस यही 2 मान होते हैं इसका, किसका, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 2 मान, एक +1/2 और एक -1/2, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आता है पाउली का प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था यहां से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है, इस नियम के अनुसार
ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग होता है। क्या होता है? चौथा क्वांटम नंबर अलग होता है। ठीक है, कैसे? यहां पर दिखाया गया है। देखो यहां पर क्या होगा, सबसे अलग होगा, क्या होगा? मान लो n का मान 1 है, फिर l का मान 0, m का मान 0। अब देखो s का मान क्या हो जाएगा? +1, प्लस 1/2। ठीक है, n का मान 1 है। ठीक है, और उसके बाद l का मान 0, m का मान 0। क्यों l का मान 0 हुआ? आइए बताता हूं। देखो n का मान अगर 1 है, ठीक है, n का मान अगर 1 है, ठीक है, n का मान 1 है, तो मैंने क्या बताया? l बराबर क्या होगा? n-1। क्या होता है? n-1। n का मान 1 है तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा? 0। तो जब l का मान 0 हो गया तो मैंने m का मान भी तो बताया है l के तुलना में। देखो l का मान अगर 0 हो गया तो m का मान क्या होगा? m क्या होता है? m होता है l- से l प्लस तक। तो बताओ यहाँ पर l क्या है? 0। तो ना 0 प्लस में होता है ना 0 माइनस में होता है, तो m का मान भी माइनस। ठीक है, अब समझ में आया? अब देखो एक जो ऊपर का चिन्ह है उसमें प्लस लग जाएगा, जो नीचे का चिन्ह है उसमें माइनस लग जाएगा। बस यही आपका चक्रण क्वांटम संख्या था। ठीक है, पाउली का नियम समझ में आया? समझ में आया सभी का? क्यों यहां पर बदला हुआ है कि नहीं? चक्रण क्वांटम संख्या बदला हुआ है कि नहीं? बदल गया ना चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, क्योंकि चौथा वाला पाउली ने यही बताया कि कोई भी अगर सभी सेम होते हैं, ठीक है, कोई भी 3 सेम हो जाएंगे तो चौथा वाला बदल जाएगा। समझ लेना, चौथा वाला जरूर से जरूर बदलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर। तो चैप्टर आज इसका खल्लास हुआ, परमाणु संरचना आज चैप्टर खल्लास हुआ, मतलब खत्म हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ मटेरियल। ठीक है, फ्री मटेरियल में कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं नमूना के लिए, तो उस टेस्ट को आप लोग देकर देखिए कि टेस्ट कैसा है। ठीक है, उसके बाद अगर टेस्ट को खरीदना चाहते हो तो जाकर हमारे पोर्टल पर खरीद सकते हो, हमारे वेबसाइट पर या हमारे ऐप पर खरीद सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, कोर्स खरीदोगे तो कोर्स में हमारा टेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, अगर हमारा टेस्ट होगा 199 रुपए का तो हमारा कोर्स होगा 299 रुपए का। ठीक है, तो कोर्स में ये टेस्ट भी इंक्लूड है, बिल्कुल फ्री। ये 199 नहीं देना पड़ेगा आपको, 299 में हमारा कोर्स आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए, अभी ऑफर चल रहा है, कुछ ऑफर चल रहा है तो आपको कुछ कम में मिल जाएगा, ये वाला कोर्स आपको कम में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।